हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि जो उत्तराखंड में डीएलएड का आपका 2023 में आपकी परीक्षा होने जा रही है, जो कि आपका मई के महीने में प्रस्तावित है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर आपको जो उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो क्वेश्चन पेपर हम आपको आने वाली कुछ वीडियोज़ में कराएंगे। तो आज हम एक जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ वहाँ पे जीके सेक्शन की। आपको पता है कि वहाँ पे 4 सेक्शन आपके आते हैं, पेडागोगी आती है, जीके आती है, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो जीके वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उसको आप यहाँ पर जो है देख लीजिएगा। एमसीक्यू आपका जो पुराना पेपर है, आपका ये पेपर आपका 4 दिसंबर 2020 को आपका पेपर हुआ था। इसको हम यहाँ पर समझेंगे। आज हम केवल जो अभी हैं वो कुछ 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इनके हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम आपका क्या था? बृहद कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता, जय संहिता का जो आपका पुराना नाम था, मूल नाम जो इसका था, वो मूल नाम आपका क्या था? मूल नाम आपका जय संहिता। अगर हम महाभारत की बात करें तो ये किसने आपका लिखा हुआ है? वेद व्यास जी ने। और एक्चुअल में वो लिखा है किसने? गणेश जी ने। कहते हैं वेद व्यास जी बोलते रहे और जो आपका ये है गणेश जी वहाँ पे लिखते रहे। और ये जो दोनों गुफाएं हैं ये आपके कहाँ हैं? ये हमारे उत्तराखंड में ही हैं, ब्यास गुफा और गणेश गुफा। ये किस जिले में है? अब ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम महाभारत की बात करें तो जो महाभारत का युद्ध है ये आपका कितने दिन चलता है? महाभारत का युद्ध जो है वो आपका 18 दिन चलता है। कहाँ पे आता है ये जो आपका लड़ाई हुई थी? ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका कुरुक्षेत्र के मैदान में। आप अगर हम इसके मूल नाम की बात करें, पहले इसका नाम जय, उसके बाद इसका नाम क्या आया? उसके बाद इसका नाम विजय, विजय के बाद इसका नाम भारत, और भारत के बाद इसका फिर नाम, हाँ, इसका नाम आपका महाभारत। और इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन और भी आता है कि महाभारत में आपके कितने पर्व हैं? तो आपको याद रखना है महाभारत में आपके 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सेंट्रल रेलवे का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारी रेलवे है इसको अलग अलग जो जोन से हैं उन जोन में आपका बांटा गया है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, आपके जो हैं वो 18 जोन है। इसमें आपका जो सेंट्रल रेलवे यानी जो आपका मध्य रेलवे है, ठीक है, मध्य रेलवे का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई सीएसटी में है। कहाँ पे है? मुंबई सीएसटी। सीएसटी मतलब जो आपका है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब यहीं से एक क्वेश्चन और देख लें। भारत में जो रेल की आपकी शुरुआत होती है वो आपकी कब होती है? वो 1853 में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर जो आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है वो आपका कौन सा है? वो आपका गोरखपुर है। कौन है? ये आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका गोरखपुर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अच्छा, चलिए मैं साथ साथ में आपको एक बात और भी बताता चलूं। ये जो आपका है ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है। से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, यानी जो आपका इतिहास से संबंधित। ये जो है ये आपका संबंधित है भूगोल में ही आता है, जहाँ पे परिवहन वाला पार्ट। आपको ये भी नोट करना है, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके किससे कितने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। फिर ये जो है ये फिर से आपका किसका टॉपिक है? ये फिर से आपका इतिहास का टॉपिक। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था। कब किया था? 1942 में आपका किया था। खेड़ा जो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये किसानों से आपका संबंधित था। ये आपका 1918। खेड़ा आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था वो आपका 1930 में आपका हुआ था। लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह है, ये बारदोली सत्याग्रह जो है ये किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका किया था। कब किया था? सन 1928 में, जो किसानों की आपकी सहायता के लिए इन्होंने किया था। और यहीं से मैं आपको बता दूं, जो बारदोली जगह है यहीं से जो आपके वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल को आपकी किसकी उपाधि दी गई? वल्लभ भाई पटेल को आपकी सरदार की उपाधि जो है वो सरदार की उपाधि आपको वल्लभ भाई पटेल को मिली है, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं को हमारा पहले गृह मंत्री आपके कौन थे? पहले गृह मंत्री भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, इनकी स्टैच्यू अभी आपने
देखा होगा, सुना होगा कुछ टाइम पहले, तो उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इनकी आपकी घटनाएं हैं वो कब कब हुई थी। जो साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। इसी में जब आपका साइमन क्या नाम है, गो बैक साइमन के आपके नारे लगे थे, फिर लाला लाजपत राय की आपकी मृत्यु हो गई थी, वो सन 1928 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन वो आपका 1942 में हुआ था, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1885, इसकी आपकी जो स्थापना है वो एक ब्रिटिश एओ हिम ने की थी। पार्लियामेंट सुधार जो आपका कब हुआ था, 1909 में हुआ था। अब आपको हिसाब लगा लेना है, तो पहले नंबर पे 3 आना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे 4 आना है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। स्टूडेंट अब आपको ना इसी तरीके से पढ़ना है, आपके पास वैसे ही बहुत कम समय है, 1 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो मेरी तो आप मानिए कि आपको जो ट्यूसेंट बुक है उसके आप एमसीक्यू बिल्कुल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये आपका कहाँ स्थित है, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में स्थित। आगे चलते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के भी कहाँ पे है ये, एग्जैक्ट हम बात करें तो पुरी जिले में है, ठीक है। कोणार्क मंदिर किससे बना है, कोण धन अर्क, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका जो निर्माण करवाया है वो आपका राजा नरसिंह देव ने करवाया है। किसने किया है, राजा नरसिंह देव ने। कब किया है, 13वीं शताब्दी में, 1250 में। कब किया, 1250 में किया। और किस शैली में आपका ये निर्मित है, ये आपका जो है ये कलिंग शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, ये आपका कलिंग शैली में निर्मित है। और सन 1984 में, को ये याद रखना है, सन 1984 में ये आपका क्या है, ये आपका एक विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पर आपको यूनेस्को के बारे में भी जो है वो आपको पढ़ लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम थोड़ा सा पीछे फिर से देख लेते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से था, ये क्वेश्चन भी आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप मान के चलिएगा ये आपका भूगोल से, मृदा वाले से आपका संबंधित है। ये फिर से आपका किससे संबंधित है, ये फिर से आपका हिस्ट्री से संबंधित है। ये जो है ये मेडिवल हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, तो मुगल प्रशासन जो आपका है वो आपका कौन था, मुहतसिब, वो आपका लोक आचरण अधिकारी था। हम सभी को पता है जो आपका इस्लाम है वो शरीयत के हिसाब से आपका चलता है। तो शरीयत के खिलाफ या शरीयत के प्रतिकूल जो काम करने वाले को रोकने का जो काम किसका था, वो काम आपका आपका किसका है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से संबंधित। पूर्ण स्वराज की बात आपकी कब हुई थी, पूर्ण स्वराज की बात 1929 में लाहौर में हुई थी। इस क्वेश्चन से आप ये पॉइंट भी और इसमें जो आपकी अध्यक्षता की वो आपकी किसकी थी, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। क्या एक आपका नाम क्या है, इनका नाम आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको हम चाचा जी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी आपके कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी आपके मोतीलाल नेहरू हैं। गांधी जी के जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु वो आपके कौन है, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। इसका आपको आंसर यहाँ पे याद करना है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, सही युग्म को चुनिए। अच्छा, सही युग्म को हमने चुनना है, ठीक है। किस किसने इसके आपका निर्माण करवाया, महाबलीपुरम नहीं, महाबलीपुरम का निर्माण तो आपका किसने कराया था, महाबलीपुरम का निर्माण आपका पल्लवों ने करवाया। एलोरा का निर्माण आपका किसने किया था, एलोरा का निर्माण आपका राष्ट्रकूट ने, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर ये नहीं, मंदिर आपका पांड्य का जो सही उत्तर है वो क्या है, खजुराहो चंदेलों ने इसका क्या किया था, वो आपका बनाया था। अब कहाँ कहाँ पे हैं, जो महाबलीपुरम है, ये महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में है। खजुराहो जो है वो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है।
एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं? एलोरा गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है? मीनाक्षी का तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, वह कहा जाता है? मैं इसको सिंपल सा आपको एक फिगर से समझाना चाहता हूं। ठीक है, आरबीआई होता है जो बैंकों का बैंक आपका होता है, ये आपका बैंक है और ये आपकी जनता है। क्या जी? आरबीआई आपका इनको ऋण देता है, इसको बोलते हैं हम रेपो दर। आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका रेपो। बैंक वही पैसा हमको दे देते हैं। ठीक है, बैंक अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम आपका रिवर्स रेपो दर बोल देते हैं रिवर्स रेपो दर। जैसे अगर हम बात करें कि मार्केट में बहुत सारा आपका कैश पड़ा हुआ है, नगद पड़ा हुआ है, तो जो आरबीआई है वो क्या करता है? आरबीआई जो रिवर्स रेपो दर है उसको क्या करेगा? वो आपका बढ़ा देगा। तो बैंक क्या करेंगे? पैसा वहां से ले लेंगे और कहाँ जमा कर देंगे? आरबीआई में। अगर रेपो दर हमारी कम हो गई, रेपो दर मतलब ये कम हो गई, तो पहले से ही बैंक को कम रेट पे मिला, तो वही वो कम रेट पे किसको दे देगा? कम रेट पे आपको जनता को दे देगा। अब आपको इस समय बताना है कि इस समय आपकी रेपो दर कितनी चल रही है और रिवर्स रेपो दर आपकी कितनी चल रही है। जनरली रेपो दर से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक नहीं है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? जो निर्धनता रेखा से नीचे लोग रहते हैं वो मानवीय विकास सूचकांक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ब्याज दर में वृद्धि, बजट में एक विनियोग में वृद्धि। इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विनियोग मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही हमारा जो जीएनपी है वो आपका क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को आपका क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नंबर 14, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। इसका आंसर आपका क्या है? इसका काली मिट्टी है। काली मिट्टी आपका किससे जो है वो आपका जो है वो ज्वालामुखी के उद्गार से आपका निकलती है। ये आपका जो हमारा इधर है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, वहां पर ये मिट्टी आपकी क्या है? वहां पे सबसे मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। किसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो जो ब्लैक सॉइल आपकी होती है वो कपास की जो खेती है, कपास की खेती के लिए है उपयुक्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सुदूर दक्षिण में पॉइंट स्थित है? अंडमान निकोबार। निकोबार है, उसमें भी कौन सा वाला? बड़ा निकोबार जो है। जैसे आपका है कुछ हुए हैं, ये आपके क्या है? अंडमान निकोबार। यहीं पे जो आपका है सबसे जो बड़ा निकोबार है उसमें आपका कौन सा है? भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो नाम इसको कब दिया गया? 1984-85 के आसपास जो है वो नाम दिया गया। आगे चलते हैं जी, इनको मैच करना है। ठीक है, शिव समुद्रम ये कहाँ पे बना है? ये कावेरी पे। टिहरी कहाँ पे है? टिहरी आपका भागीरथी पे है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन जो है वो आपका यहाँ है। जायकवाड़ी कहाँ है? यहाँ डाल लीजिएगा। 2 4 3 1 4 3 1 ऑप्शन। चलिए जी, शिव समुद्रम कहाँ पे है? शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में। नागार्जुन आपका कहाँ पे है? नागार्जुन आपका ये आपका कहाँ पे है? ये आपका ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे समिति थी, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे।
है। लेकिन जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, है, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो आपके कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, फिर जो आपकी संचालन समिति थी, क्या संचालन जो कमेटी थी उसके कौन थे, उसके आपके राजेंद्र प्रसाद। फिर जो आपके प्रांतीय थे या आपके जो अल्पसंख्यक जो थे वो आपके कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी आपकी कमेटियां हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक जो कमेटी के जो आपके अध्यक्ष वो सरदार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे संघ संविधान समिति पूछा गया है, वो आपका जवाहरलाल नेहरू। यहीं से एक दो क्वेश्चन और बन के आते हैं कि संविधान जो है वो कब अंगीकार किया गया, फिर कब लागू किया गया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स पर 18। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो चलिए आंसर आप लोग बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आपके कहाँ से हुई थी, वो आपकी राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के कौन से जिले से, के नागौर। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959। कब है, 2 अक्टूबर 1959। किसकी आपका था जो आपका सलाह जो थी, ठीक है, सजेशन, बलवंत राय मेहता। ये आपको याद करना है, बहुत बार पूछते हैं कि बलवंत राय मेहता आपका किससे संबंधित है, तो पंचायती राज पर। आगे क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 42वां संशोधन कब था। 42वां जो संशोधन है आपका 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, आपातकाल के समय पे। आपातकाल आपका 75 से 77, आपातकाल के समय पे इसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सारे जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक या जो धन विधेयक है वह किस सदन के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, तो 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपके पास है लोकसभा, सबसे पहले इसका आंसर आएगा आपका लोकसभा से पहला चरण। दूसरा चरण वो है आपका राज्यसभा। यहां से एक क्वेश्चन और बन के आता है, सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है, या तो वो सलाह दे या उसको पास करके आगे भेज देगा। सलाह देगा तो ये वापस कहां चला जाएगा, लोकसभा के पास चला जाएगा, लेकिन कितने दिन के अंदर में देना है, 14 दिन के अंतर्गत में। तो लोकसभा में आपका है, फिर लोकसभा में इसको या तो वो स्वीकार करेंगे, रिजेक्ट भी करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप आपका किसके पास पहुंच जाता है, वो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति पास चला जाता है, जो वित्त विधेयक है। ये कभी कभार 14 दिन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका बन के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये पॉलिटी के आपके क्वेश्चन थे। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो नेवलों से आपका संबंधित है। नेवलों के बालों से आपका ब्रश वगैरह इस तरीके है, तो नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण के अभियान से संबंधित। नंबर 22, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस बार राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आपका होने वाला है। ठीक है, GC मुर्मू। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल जो है वो ये राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। कौन है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति से चुनाव से आपके क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। 35 वर्ष है, कौन से के अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत में होता है। राष्ट्रपति शासन आपका क्या लगता है, कौन कौन है, वो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब साइंस के क्वेश्चन। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। कपास का प्रमुख घटक जो है वो आपका सेल्यूलोज है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्णांध जो आपका कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है कि सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो जो आपके 2 तरीके के आपके खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। एक होता है आपका धात्विक खनिज
और एक जो होता है वो होता है आपका कौन सा, अधात्विक खनिज। एक होता है धात्विक यानी मेटेलिक, एक आपका नॉन मेटेलिक। धात्विक में आपके कौन कौन से आते हैं, धात्विक में जैसे आपका लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। ऐसी अधात्विक में आपके कौन से आते हैं, अधात्विक में आपका कोयला है, चूना है, जिप्सम है, ये सब किस में आते हैं, आपके अधात्विक में आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो आपका धात्विक खनिज है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, धारवाड़ क्रम की जो आपकी चट्टानें हैं वहाँ से आपका ये जो है यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। जो धारवाड़ है ये आपका है कहाँ पे, जगह जो है अगर हम बात करें, कर्नाटक में एक जिला है आपका धारवाड़, उसी जिले के नाम पे इनकी जो चट्टानें हैं उनकी चट्टानों का नाम आपका क्या रखा हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। और ये किस प्रकार की आपकी चट्टानें होती हैं, ये आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं, ये आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको समझाता हूं। गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ पर है, तो जो आपका गोविंद वल्लभ पंत आपका कृत्रिम झील है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका रिहंद बांध परियोजना में है। कहाँ पे है, रिहंद बांध परियोजना में। जो रिहंद बांध परियोजना है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र में है। और ये सोनभद्र कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो आपका स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, वो आपका 1962 में जो है वो आपका शुरू हुआ था। इसी प्रकार आपको जो है, जैसे हम सभी को पता है, जो टिहरी है वो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है हीराकुंड कहाँ पे है, ठीक है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हीराकुंड जो परियोजना है वो आपका किस राज्य में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सेटनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये उस समय आपका आया हुआ होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सलमान रुश्दी, ठीक है। कौन सा है, सलमान रुश्दी इसका आंसर है। आगे चलते हैं, रैयत बाड़ी भूमि लगान। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, जो ये रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था है, इस पर भूमि पर अधिकार किसका था, तो रैयत मतलब होता है कृषक। क्या होता है, रैयत मतलब होता है कृषक, और बाड़ी मतलब होता है प्रबंधन, ठीक है। तो ये रैयत बाड़ी यहाँ पर आपके पास किसके पास अधिकार था, ये आपका कृषकों के पास अधिकार था, ठीक है। सबसे पहले जो आपका लगाया गया, ये लगाया गया आपका 1792 में। कहाँ पे लगाया गया, मद्रास, जो आज का चेन्नई है उसके बीच में लगाया गया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो किसान है उनके बीच में आपका ये क्या हुआ था, पैक्ट हुआ था। तो आपको याद करना है, जो रैयत बाड़ी भूमि व्यवस्था है, ये आपका भूमि पर जो अधिकार था वो किसके पास था, वो आपका कृषकों के पास था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आसान सा क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आपको इस तरीके के जो संस्थान है उनको भी आपको याद करना है। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका शिमला में है। कहाँ पे है, शिमला, हिमाचल प्रदेश में आपका ये है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1949 में आपकी हुई थी पटना से। कहाँ से शुरुआत हुई थी, 1949 में आपकी पटना से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1956 में ये आपका कहाँ पर है, ये आपका शिमला में आपका क्या हो गया, शिमला में आपका शिफ्ट हो गया। तब से ये शिमला में ही है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उस समय की बात थी। तो अब जो ये ब्रिक्स जो आपका है, ठीक है, ब्रिक्स का जो आपका है, हम ब्रिक्स में बात करें, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, और आपका कौन सा है, आपके पास साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी जो आपका अफ्रीका है वो आपका है, ठीक है। ये कब आपका बना था, जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स आपका जो है वो 2006 में बना था। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इसमें कहाँ पर होना है, 2022 का जो इसका सम्मेलन है वो आपका चाइना में होना है। जैसे आप लोग आजकल सुन रहे हैं, आप नाटो के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत बार इसमें आप न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। ओके, ये गलत है, ठीक है। हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को नहीं दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को तो आपका कब दिया गया, 1968 में दिया गया। आप जब इसको सही मान रहे हैं तो इसको कैसे सही मान सकते हैं। तो ये जो आपका है सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी जो पुस्तक है चिदम्बरा के लिए 1968 में उनको क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लेकिन जो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया, फिर वो आपका दिया गया, वो नाम आप याद करेंगे, जी शंकर
कुरूप, क्या नाम है, जी शंकर कुरूप को आपका 1965 में जो है वो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है उसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपका कौन सा है, वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और कितने की आपको राशि मिलती है, 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आपको यहाँ पर इनको मैच करना है जो कौन सा सही है। ओके, शुभ मंडल बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये साइंस का आपका प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के आपके थे प्रणेता, ये आपका इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका अधिधम्म पिटक में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध आपके कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आजकल कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ पर हुआ था, राजा शुद्धोधन और उनकी रानी महामाया के ये आपके पुत्र थे। इनका बचपन का नाम आपका क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। फिर ये क्या बन जाते हैं, आपको इनको जो बौद्ध गया है, ठीक है, बौद्ध गया में इनको आपका क्या, बोध गया में इनको क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद सारनाथ में ये अपना पहला क्या देते हैं, पहला प्रवचन देते हैं। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन का पहली दिव्यांग जो है वो आपकी कौन है, वो आपकी अरुणिमा सिन्हा हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36। 22वां फीफा विश्व फुटबॉल कप कहाँ पर होगा, तो ये जो आपका है ये आपका कहाँ पे होना है, ये आपका कतर में होना है। और कब होना है, ये आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में, नवंबर दिसंबर 2022 के बीच में आपका होना है विश्व फुटबॉल कप 2022। आगे क्वेश्चन नंबर 37। नरसिम्हन समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। तो जो नरसिम्हन समिति है ये सन 1991 में जब हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए आपकी इस समिति का जो है, इस समिति का आपका गठन किया गया था, जो आपका नरसिम्हन समिति है। इसने बहुत सारे यहाँ पर अपने क्या दिए थे, अपने सुझाव भी दिए थे। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें, आप डीएलएड का कोर्स हो या फिर आपका यूटेट का कोर्स हो या फिर सीटेट का कोर्स हो, अगर आप हमारी ये कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये देखिए, कक्षीय समतल, कक्षीय समतल आपका ये है। ठीक है, ये कक्षीय समतल है, कक्षीय समतल से कितने का एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उस समय का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। दिसंबर 2019 ये भी आपका करंट अफेयर का। कोरोना वायरस हम सभी को पता है चीन के कौन से शहर से शुरू हुआ था, चीन के आपके वुहान शहर से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कोविड-19 आपका बोला गया है। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज जो है, और 2019 का आपका ये है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो खेल है, खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके आयोजन का जो क्रम है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 41 का है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके क्या होते हैं, जो आपने एक तो लोन दिया पहले बैंक ने, वो लोन किस लिए दिया, ताकि उनको ब्याज मिल सके। अगर ब्याज ही ना मिले, साथ में आपका मूलधन भी ना मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनपीए बोलते हैं। बैंक के लिए सबसे जो बुरी बात होती है वो एनपीए होती है। जिस पर भरोसा करके आपने उसको लोन दिया, उधार दिया, वही आपको लोन नहीं वापस नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है उसको हम एनपीए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। महाधिवक्ता, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि महाधिवक्ता होता कौन है। जो राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है, वो आपका कौन होता है, वो आपका महाधिवक्ता होता है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल में, सेंट्रल में आपका ये कौन होता है, ये आपका महान्यायवादी होता है।
ठीक है। वैसे ही राज्य में आपका कौन होता है, राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है। कौन इसकी नियुक्ति करते हैं, इसकी नियुक्ति जो है वो आपका राज्यपाल करते हैं। और किसके अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत करते हैं। तो इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति पे आपका निर्भर होता है। तो ये आपका कोई भी जो है इसका जो कार्यकाल है वो निर्धारित आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, आपको सही और गलत बताना है। ओके ठीक है, इसका आप देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पहला पार्ट सही है और जो थर्ड पार्ट है वो आपका जो है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अब आपको इनके जो टैग लाइन है वो आपको मिलानी है। पहला तो बिल्कुल फिक्स है जी, सन्नो वर्ण भारतीय नौसेना का आपका है। ठीक है, वायुसेना का आपका क्या होगा, देखिए वायुसेना का आपका जो है वो ये बन के आएगा नभम। अब बस इन्हीं दोनों से आप अगर मिलाना चाहें तो इन्हीं दोनों से आप मिला सकते हैं। देखिए पहला ए और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इसका जो है थल सेना का आपका क्या है, सेवा अस्माकम धर्मम, सेवा हमारा धर्म है और अहिंसरम सेवा में है, ये आपका ये है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या बन के आया, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बन के आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये इस बार का इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी जो लास्ट कुछ महीनों पहले जो हमारे सीडीएस थे उनकी आपकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर में, जो आपका MI इनका हेलीकॉप्टर था वो आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कन्नूर जो जगह थी, कुन्नूर जगह पे आपका हो गया था। तो वहाँ से हम कैसे पता करते हैं, जो आपका कोई भी घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स से पता करते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स का रंग पता है क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो आपका नारंगी कलर का होता है। कौन सा होता है, नारंगी कलर का होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी नहीं आएगा, उस समय का करंट अफेयर है। आगे चलते हैं, 17वीं लोकसभा का, ये भी आपका नहीं बन के आएगा। हालांकि इसका जो आंसर है वो आपका क्या आंसर है, इसका आंसर आपका जो है जो प्रोटेम स्पीकर है, जो आपका टेम्परेरी स्पीकर है वो ये है। बट आज के समय जो स्पीकर हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके ओम बिरला साहब हैं। कौन है, ओम बिरला जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, बिल्कुल ये भंग नहीं की जा सकती है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो देखो अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी 2 ऑप्शन आपको करने की देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बचा, ऑप्शन 1 और 3 बचा है। ठीक है, एज जो होती है वो एज आपकी कितनी होती है, वो आपकी 30 साल होती है। 30 साल तो होनी ही होनी है। ओके, तो इसका जो है वो पहला और जो तीसरा है ये आपके सही हैं, बाकी वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी आपका जो है अब नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखिए, अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा तो करंट अफेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन के आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने आज का यह पेपर यहाँ पे कर लिया है। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस से, पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहें तो आप हमारी ऐप वेश्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और मेरा विश्वास है कि इस बार जो है हम DLED 2023 की परीक्षा को जरूर पास करके रहेंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।